हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम विश्व के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके तहत ब्रह्मांड और सौर मंडल का अध्ययन हम करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस। जैसा कि हम सब जानते हैं, विषय के नाम से ही यह स्पष्ट होता है, भूगोल, अर्थात हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड और सौर मंडल। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में तारों, आकाशगंगाओं, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड जो है तारों, आकाशगंगाओं, उपग्रहों और उल्कापिंडों का एक समूह है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतरचक्र के रूप में आबद्ध हैं। इसे आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही इसका कोई आरंभिक किनारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन ये 3 सिद्धांत प्रमुख रूप से मान्य हैं। पहला सिद्धांत है संकुचन और संकुचन विमोचन सिद्धांत, या इसी को हम दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन सैंडेज द्वारा किया गया था। दूसरा सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया था। और तीसरा सिद्धांत है कंटिन्यूटी का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी द्वारा किया गया था। इन सभी में महाविस्फोट सिद्धांत जो एब जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दिया गया था, यह विशिष्ट और विश्वसनीय रूप से प्रमाणित भी है, अतः हम इसका अध्ययन करेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत, इसके अनुसार 13.7 अरब पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन पिंड के रूप में उपस्थित था, जिसका संपूर्ण द्रव्यमान पिंड के केंद्र में संकेंद्रित था। अचानक इस पिंड में कुछ ही क्षणों में भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट के पश्चात 1 सेकंड के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड जो आज हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका विस्तार हो गया था। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दिखाई देता है। अपने देखा है, जैसे हम सब देखे हुए हैं ना, गैलेक्सी अंतरिक्ष में जो दिखाई देती है, ये सब पिंड थे। पिंड में विस्फोट हुआ, उसके पश्चात ये इनका निर्माण हुआ। विस्फोट के पश्चात भी पिंड का विस्तार अभी भी हो रहा है और ये आने वाले वर्षों में भी होते रहेगा। महाविस्फोट सिद्धांत को प्रमाणित करने का एक प्रायोगिक बिंदु है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु हमारे ओर आती है तो उसका प्रकाश तरंगदैर्घ्य नीले रंग की ओर विस्थापित होता है, परंतु यदि वह हमसे दूर जा रही है तो उसका प्रकाश तरंगदैर्घ्य लाल रंग की ओर विस्थापित होता है। तो यह इसका प्रामाणिक उदाहरण है। दूसरा सिद्धांत है स्पंदन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, यानी स्पंदन करता है। तो ये 2 सिद्धांत थे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में थे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। पहला शब्द है आकाशगंगा। आकाशगंगा विभिन्न सारे तारों का एक समूह है। इसमें धूलकण भी उपस्थित रहते हैं, गैसें भी उपस्थित रहती है। यह आकाशगंगा धूलकण और गैसों से सुसज्जित है।
अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के प्रकार। आकाशगंगाएं 3 टाइप की होती हैं। पहला टाइप है सर्पिल या स्प्रिल आकाशगंगा। इसमें आकाशगंगा का आकार सर्पिल के आकार का होता है। आकाशगंगा का दूसरा टाइप है अंडाकार, या इसे हम दीर्घवृत्ताकार भी कह सकते हैं। यानी इसका आकाशगंगा का जो आकार है वो अंडे के आकार के समान है। और आकाशगंगा का तीसरा प्रकार है अव्यवस्थित आकाशगंगाएं, यानी इसमें तारों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। गैसीय कणों और धूल कणों का भी इसमें कोई क्रम नहीं है। आगे वाला बिंदु है मंदाकिनी। वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर परिवार निवासित है या व्यवस्थित है, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का व्यास जो है लगभग 1 प्रकाश वर्ष के बराबर है। मंदाकिनी में भी सैकड़ों तारों का समूह उपस्थित है। हमारा सौर मंडल में उपस्थित सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है। यह मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 250 लाख वर्षों में लगाता है। हमारी मंदाकिनी के निकट की मंदाकिनी या पड़ोसी मंदाकिनी देवयानी या देवयानी है, जो कि 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित है। ब्रह्मांड में उपस्थित नवीनतम मंदाकिनियों में या आकाशगंगाओं में डार्क आकाशगंगा जो है नवीनतम है। अब जो है इसके बाद वाला बिंदु है निहारिका। निहारिका जो होती है वह मंदाकिनी में उपस्थित गैसीय बादलों और धूल के बादलों का सम्मिश्रण है। एक प्रकार से ये धूल के बादल और ये गैसीय बादल, इन सब का समूह जो है वह निहारिका है। अगला बिंदु है रेड जॉइंट। रेड जॉइंट जो है एक प्रकार का मृत्यु को प्राप्त होने ही वाला तारा है। इसे हम लाल दानव तारा भी कह सकते हैं। यह अभी मृत्यु की कगार पे है, परंतु मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा तारे को हम रेड जॉइंट तारा कहते हैं। अगला बिंदु है वामन तारे। वामन तारे ऐसे तारे होते हैं जिनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तुलना में कम होता है, तो ऐसे तारों को हम वामन तारे कहते। तीसरे तारे होते हैं बाइनरी तारे। बाइनरी तारे ऐसे तारे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से एक प्रकार से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, तो हम ऐसे तारों को बाइनरी तारे कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि जब दो पिंड आपस में, मतलब दो पिंड, खगोलीय पिंड जो वास्तविकता में तारे हैं, एक दूसरे से किसी न किसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें बाइनरी तारा कहते हैं। अगला बिंदु है नोवा। नोवा भी एक प्रकार का तारा होता है, परंतु यह अचानक से चमकदार दिखाई देता है और उसके बाद पुनः मंद पड़ जाता है, इसलिए इसे हम नोवा कहते हैं। तारे तारे जो होते हैं ये निहारिकाओं में गैसीय धूल के बादल होते हैं। गैसीय एवं धूल से मिश्रित एक बादल होता है जो अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि तारे जो हैं ऐसे चमकदार बादल होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अगला है सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाला ही तारा ही है, पर इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। यानी ये एक प्रकार से तारा ही है, लेकिन यह 20 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का होता है। अगला है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जो है जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके पश्चात जो तारा बनता है उसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि यह न्यूट्रॉन ही बने, कभी कभी जब इसका सूर्य से आकार अत्यधिक ज़्यादा हो जाता है, अत्यधिक बड़ा होता है, तब यह कृष्णविवर या ब्लैक होल भी बन सकता है। इसके बाद है मल्टीपल तारे। मल्टीपल तारे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक यह
तारों का समूह है, इसलिए हम इसे मल्टीपल तारे कहते हैं। इसके बाद है क्वासर्स। क्वासर्स जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अर्ध तारकीय तार मतलब ये अर्ध तारकीय पदार्थ होते हैं जिनसे रेडियो तरंगे भी उत्सर्जित होती है। इन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। ब्लैक होल आगे का पॉइंट है। ब्लैक होल जो है, मैंने जैसा कि अभी पहले बताया कि जब किसी तारे का आकार सूर्य की तुलना में बहुत ही अत्यधिक होता है तो वह सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात या तो न्यूट्रॉन तारा बनता है या तो ब्लैक होल बनता है। परंतु एक सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो ब्लैक होल बनता है यह अत्यधिक सघन होता है। प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण में पलायन नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम जो है जॉन व्हील द्वारा 1967 में ब्लैक होल शब्द का यूज किया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज press the bell icon to watch new videos and subscribe the channel and please like the channel। कल हम तारों के जीवन चक्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।